तो ये चैप्टर है बायोलॉजी का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। उसमें टोटल 4 टॉपिक हमको कवर करने हैं, जिसमें से 4 टॉपिक को हम 4 वीडियो में कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज द लिविंग। और व्हाट इज द लिविंग टॉपिक से जितने भी नीट में अब तक के आए हुए क्वेश्चन हैं उसको भी इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू। ये फिगर दिख रहा है, ये फिगर किसका है? ये फिगर है हिप्पोकैम्पस का। और हिप्पोकैम्पस को कॉमनली सी हार्स भी बोलते हैं। तो हिप्पोकैम्पस को कॉमनली सी हार्स बोलते हैं। सी हार्स एक मैराइन फिश होती है, मतलब ये एक ऐसी फिश है जो कि मैराइन वाटर में रहती है। तो ये हो गया। अब आते हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और इसमें हम लोग 4 चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड, सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड प्लांट किंगडम एंड फोर्थ एनिमल किंगडम। इस पैराग्राफ में बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ द लाइफ साइंस एंड लिविंग प्रोसेस। लाइफ साइंस की स्टडी को हम लोग बायोलॉजी बोलेंगे। तो ये लाइन है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ द लाइफ एंड लाइफ फॉर्म एंड द लिविंग प्रोसेस। अब लिविंग वर्ड हमारा लिविंग वर्ल्ड में हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी अमेजिंग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मतलब हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो कई सारी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट डाइवर्सिटी जो होती है उससे मिलकर बनती है। तो सिंपल सा बोल सकते हैं कि लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे जो अर्ली मैन थे वो इजीली इनएनिमेट मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंशिएट कर लेते थे। इनएनिमेट मीन्स डेड मैटर जो होते हैं, जो कि निर्जीव पदार्थ होते हैं उसमें, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में इजीली डिफ्रेंशिएट कर लेते थे। अर्ली मैन के अकॉर्डिंग इनएनिमेट मैटर के कुछ नाम हैं, जैसे कि सी, फायर और विंड, सी, फायर एक्सेट्रा। ये इनएनिमेट मैटर के इनएनिमेट मैटर में रखे गए थे अर्ली मैन के अकॉर्डिंग। अब कुछ यहाँ पे लाइन दे रखी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रिलेशनशिप होता है, और शेयरिंग ऑफ द सिमिलरिटी के बेसिस पे। मतलब अभी जब हम टैक्सोनॉमी कैटेगरी पढ़ेंगे, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, यहाँ पे हम लिखते हैं इस चीज़ को। जैसे हमारा टैक्सोनॉमी कैटेगरी जब हम लिखेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। मान लीजिए ये किसी एक ऑर्गेनिज्म का किंगडम K1 है, पी फाइलम है। ऐसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का मैं लिख रहा हूँ, स्पीसीज 1 था, ये स्पीसीज 2 है। ये जीनस 1 था, ये जीनस 2 है। फैमिली 1 थी, फैमिली 2 है। तो अगर एक फैमिली का दूसरे फैमिली से रिलेशनशिप हम देखेंगे तो ये जो रिलेशनशिप होगा ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होगा। एक जीनस से दूसरे जीनस रिलेशनशिप से हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप कहलाएगा। एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज से रिलेशनशिप हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होता है। तो वर्टिकल का मतलब स्पीशीज का रिलेशनशिप जीनस से, जीनस का फैमिली से, फैमिली का ऑर्डर से, ये होता है वर्टिकल रिलेशनशिप। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी सब नॉर्मल चीज़ें हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में अर्नेस्ट मायर के बारे में ज़रा देख लेते हैं। अर्नेस्ट मायर, इनका जो लाइफ टाइम था, मतलब ये कितने दिन तक जिंदा रहे थे? 100 साल तक ये जिंदा रहे थे। मतलब 100 साल तक इनकी लाइफ टाइम थी। कब से कब तक? 1904 से 2004 तक। ये याद रखना जरूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अर्नेस्ट मायर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किस साइंटिस्ट को बोला जाता है? अर्नेस्ट मायर को। एक चीज़, अर्नेस्ट मायर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। क्यों ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है? क्योंकि इनको 3 प्राइज ये अवार्डेड हुए थे। 3 प्राइज के द्वारा ये अवार्डेड हुए थे। उस प्राइज का नाम और वो प्राइज कब मिला था? पहले प्राइज का नाम था बाल्जन प्राइज, जो कि इनको 1983 में मिला था। सेकंड प्राइज का नाम है इंटरनेशनल प्राइज, जो कि इनको मिला था बायोलॉजी के लिए 1994 में। थर्ड प्राइज है क्रेफोर्ड प्राइज, जो कि 1999 में मिला था ये। और अर्नेस्ट मायर को ही डार्विन था 20th सेंचुरी बोला जाता है। दूसरी चीज़, बाकी और जो चीज़ हिस्ट्री है या पढ़ सकते हो। बॉर्न हुए थे 5 जुलाई 1904 में।
1904 में जर्मनी में बॉर्न हुए थे। अर्नेस्ट मायर ने अपनी स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। हमेशा ऑल टाइम ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में मेंटेन रहते थे, अपने आप को बनाए रखते थे। मायर ने ज्वाइन किया था 1953 में हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस, मतलब हार्वर्ड में फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड फैकल्टी ऑफ साइंस को ज्वाइन किया था 1953 में, और 1975 में वहाँ से रिटायर्ड हो गए थे। इन्होंने अपने 80 ईयर के करियर में कई सारे एरिया में रिसर्च किया, जैसे कि कुछ उसमें एरिया के नाम, जैसे ऑर्निथोलॉजी पे रिसर्च किया, टैक्सोनॉमी पे, जू जियोग्राफी पे, इवोल्यूशन पे, सिस्टमेटिक्स पे एंड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी पे इन्होंने रिसर्च कर रखा अपने 80 साल के करियर में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं अर्नेस्ट मायर के बारे में। आते हैं अब द लिविंग वर्ड पर। अब यहाँ से तो कुछ बनने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं इस पैराग्राफ को। यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं है, नहीं बना है, नहीं आगे बनने का कोई चांस है। इसमें बस यही दिखा रखा है थोड़ा सा कि जो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो हैबिटेट होता है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट होता है। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कोल्ड माउंटेन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग, ये सभी हैबिटेटों में सर्वाइव कर जाते हैं या पाए जाते हैं। अब आते हैं व्हाट इज द लिविंग पर। व्हाट इज द लिविंग टॉपिक में लिविंग क्या है, मतलब लिविंग के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है, लिविंग के कुछ करेक्टर होते हैं जिसके द्वारा हम डिफाइन करते हैं हाँ ये लिविंग बीइंग है। तो लिविंग की क्या करेक्टर है, क्या करेक्टर एक्सिबिट होने चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या क्राइटेरिया है। अगर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो रही है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, ये क्राइटेरिया है। ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी होगी अगर वो लिविंग है तो। एंड इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी के साथ साथ वो उसको रिस्पॉन्स भी करेगा, उस इन्वायरमेंट को सेंस करके उसके बाद उसका रिस्पॉन्स भी करेगा। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ करेक्टर हैं कि अगर लिविंग है तो उसके अंदर ये करेक्टर होना चाहिए। वो ग्रोथ करना हो, उसके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, और ये खुद को रिप्रोड्यूस कर सके, उसके अंदर इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी होनी चाहिए, फिर उसको सेंस करके उसका रिस्पॉन्स भी दे सके वो, ऐसी उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म, वो मेटाबॉलिज्म उसके अंदर हो, सेल्फ रिप्लिकेट करने की एबिलिटी हो, सेल्फ ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी हो। तो ये सारे करेक्टर लिविंग के हो गए। तो उसमें कुछ करेक्टर को डिस्कस करते हैं जो कि इंसेट ने डिस्कस भी कर रखा है बहुत अच्छे से। पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। पहले तो इनका जो ब्लैक लाइन से लिखा हुआ है उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार करना है, पढ़ना है आंख बंद करके, जब तक याद नहीं हो जाए तब तक। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सीधी सी बात है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे पूरे, हम बात करते हैं अपने अर्थ प्लानेट पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, मतलब चाहे वो मोनेरा के बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। अब ग्रो, कोई भी अगर एक इंडिविजुअल है तो अगर वो ग्रो कर रहा है तो ट्यून करेक्टर ऑफ द ग्रोथ वहाँ पे दे रखा है। इंडिविजुअल का जो 2 करेक्टर होता है ग्रोथ का, एक कि इंक्रीज इन द मास, दूसरा इंक्रीज इन द नंबर। अगर कोई इंडिविजुअल है उसका मास इंक्रीज हो रहा है या उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो मतलब वो इंडिविजुअल ग्रोथ कर रहा है। तो ग्रोथ का मतलब हो गया क्या, इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर। अगर कोई मल्टी ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो ग्रोथ करेगा ही। अब ग्रोथ किसके द्वारा करेगा, ग्रोथ करेगा सेल डिवीजन के द्वारा। ये कहानी ध्यान रखनी है, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ग्रोथ करेगा सेल डिवीजन के द्वारा। अब अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सभी आएंगे, अगर मोनेरा प्रोटिस्टा को छोड़ दें तो फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये तीनों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एनिमल होता है वो एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ करता है सेल डिवीजन के द्वारा, लेकिन जो प्लांट होता है वो कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ करता रहता है बाई सेल डिवीजन के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, प्लांट और एनिमल में जो ग्रोथ होता तो दोनों में, प्लांट में भी और एनिमल में भी, लेकिन प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो प्लांट में ग्रोथ सेल डिवीजन के द्वारा होगा और कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ होगा।
थ्रू आउट द लाइफ स्पान होगा। बट एनिमल में भी ग्रोथ होगा, लेकिन एक सर्टेन एज तक ही एनिमल में ग्रोथ होता है। और ये लाइन तो पहले से क्लियर हो गई कि चाहे जो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेल ऑर्गेनिज्म हो, ग्रोथ किसके द्वारा करेगा? सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ करेगा। सेल डिवीजन में क्या होता है? एक सेल से दो सेल, एक सेल डिवाइड करेगी दो सेल बनाएगी, फिर एक सेल डिवाइड करेगी दो सेल बनाएगी। तो यहाँ पे सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, और इंक्रीज इन द नंबर एंड इंक्रीज इन द मास, यही तो ग्रोथ का करेक्टर है। जहाँ तक ग्रोथ हो रहा है ना, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे दे रखा है सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू और रिप्लेस लॉस्ट सेल। अगर कोई सेल लास्ट हो गई, कोई सेल खत्म हो गई, तो सेल डिवीजन के द्वारा वो सेल रिप्लेस भी हो जाती है। कुछ टिश्यू को वो रिप्लेस कर देता है। कोई टिश्यू का अगर सेल लास्ट खत्म हो गया है, तो उस सेल को वो रिप्लेस कर देगा सेल डिवीजन के द्वारा। सेल डिवीजन उस सेल को रिप्लेस भी कर देती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ करेंगे सेल डिवीजन के द्वारा, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, सभी सेल डिवीजन के द्वारा ही ग्रो करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर आपको नंबर ऑफ सेल को काउंटिंग करनी है, सिंपली आप क्या करेंगे, इन विट्रो कल्चर में आप माइक्रोस्कोप से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, नंबर ऑफ सेल को काउंट कर सकते हो। जो हायर प्लांट और हायर एनिमल होते हैं, मीन्स हायर प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, हायर एनिमल के बाद मतलब कॉर्डेटा की बात हो रही है, यानी कि वर्टिब्रेटा की बात हो रही है। तो हायर एनिमल और हायर प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिवेंट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हायर प्लांट और हायर एनिमल में क्या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, तो यस, एक दूसरे के ये एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे वन मस्ट रिमेंबर, इसे ध्यान रखना है, इंक्रीज इन द बॉडी मास ये भी ग्रोथ में कंसिडर किया जाता है। तो हम देखते हो नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन द बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर द ग्रोथ, स्वाभाविक सी बात है, अगर मास बढ़ रहा है तो उसको आप ग्रोथ बोलोगे। तो नॉन लिविंग मैटर में भी क्या होता है, बॉडी का मास तो उसका मास तो इंक्रीज होता है, तो उसको भी ग्रोथ बोलोगे, क्योंकि ग्रोथ का तो एक क्राइटेरिया है इंक्रीज इन द मास। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे माउंटेन, बिल्डर, सैंड माउंट, ये भी ग्रो करते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग मैटर होते हैं वो ग्रो तो करते हैं, उनका मास तो इंक्रीज होता है, लेकिन आउटसाइड द बॉडी होता है, ये ध्यान रखना है। नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें तो ग्रोथ एग्जिबिट होता है, लेकिन एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, मटेरियल उनके सरफेस के ऊपर मटेरियल के एक्यूमुलेशन से ग्रोथ होती है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है इनसाइड से। तो ये ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए ग्रोथ अकर इनसाइड तो लिविंग बताओगे आप, अगर पूछा जाए ग्रोथ अकर आउटसाइड या ग्रोथ अकर ऑन द सरफेस तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। वहीं पे अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म है तो वो ग्रोथ करता ही नहीं है। तो 3 क्राइटेरिया है और लास्ट लाइन एनसीईआरटी की यही है, डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। तो ग्रोथ जो होता है लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में भी होता है। हाँ, ये अलग बात है, लिविंग में ग्रोथ इंट्रिंसिक होगा, नॉन लिविंग में ग्रोथ एक्सट्रिंसिक होगा। तो ग्रोथ जो हो गया आपका वो करेक्टर तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आ जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर पूछा जाए आपसे इंट्रिंसिक ग्रोथ अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, डेड ऑर्गेनिज्म, तो उसका आंसर होगा इंट्रिंसिक ग्रोथ अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर पूछा जाए एक्सट्रिंसिक ग्रोथ अकर इन विच ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन दिया जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कि डेड ऑर्गेनिज्म, तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब आउटसाइड द बॉडी जो ग्रोथ होती है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में होती है। अगर पूछा जाए ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो या कैन नॉट ग्रो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो आप आंसर करोगे डेड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर सकता, नहीं अंदर से नहीं बाहर से। तो ये चीज़ होगी ग्रोथ के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए ग्रोथ क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है, यस, लेकिन अगर पूछा जाए ग्रोथ क्या डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो नो, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर
लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं है। अब बात करते हैं सेकेंड फीचर की, सेकेंड करेक्टर की, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए करेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है। ब्लैक से लिखा है तो एटलीस्ट 2 से 3 बार आंख बंद करके इसको याद करना है। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहले तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना, अपने जैसा ही प्रोड्यूस करना, अपने जैसा प्रोजेनी प्रोड्यूस करना। मोर और लेस सिमिलर प्रोड्यूस प्रोजेनी। पेरेंट अपने जैसा अगर प्रोजेनी प्रोड्यूस कर दे रहा है तो उसको उस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस करता है प्रोजेनी को पेरेंट, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। वही लिखा गया है। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें यहाँ पे, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी पोसेसिंग फीचर मोर आर लेस सिमिलर टू पेरेंट, मोर आर लेस सिमिलर टू पेरेंट। तो ये होता है रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये जो रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही वेरिएशन होता है, वेरिएशन आता है, और जब वेरिएशन आता है तभी तो इवोल्यूशन होता है। अब ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे, ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे भी हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। असेक्सुअल का मतलब, जैसे एग्जांपल दिया है फंजाई। फंजाई मिलियंस ऑफ स्पोरों का फॉर्मेशन करती है। फंजाई मल्टीप्लाई करेगी और इजीली मिलियंस ऑफ स्पोर का क्या करेगी, स्प्रेड करके एक न्यू फंजाई प्रोड्यूस कर देगी। ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि आपका आता है ईस्ट और हाइड्रा। तो ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग देखने को मिलता है। बडिंग से वो अपना, और बडिंग एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। तो ईस्ट और हाइड्रा में कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग देखने को मिलता है। ऐसे प्लानेरिया, जिसको फ्लैट वार भी बोलते हैं, इसमें ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। ट्रू रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर प्लानेरिया है, प्लानेरिया को आप जितने भी पार्ट में कट करोगे, उसका हर एक पार्ट एक न्यू होल फुल बॉडी प्लानेरिया का फॉर्मेशन कर देगा। इसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन किस में देखने को मिलता है, प्लानेरिया या फ्लैट वार्म में देखने को मिलता है। ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन का मतलब होता है फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म। अपना जो बॉडी का पार्ट वो लास्ट कर चुका है, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, जो मतलब फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, जिसको मतलब आपने, अगर मान लीजिए कि सपोज करिए प्लानेरिया को आपने कई पार्ट में उसका कई फ्रेगमेंट कर दिया, तो हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू प्लानेरिया का फॉर्मेशन कर देगा। ये बात हो गई। अब यहाँ पे याद करना है कि फंजाई हो गया, फिलामेंटस एल्गी हो गया, प्रोटोनीमा ऑफ द मॉसेस हो गए, ये सारे क्या करते हैं, ये सभी ईजिली मल्टीप्लाई कर जाते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन के आएंगे। पहले तो यही आएगा कि फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, तो मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर से होता है। सेकंड पूछा जा सकता है कि ईस्ट एंड हाइड्रा में किस टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है, बडिंग देखने को मिलती है। मतलब ईस्ट और हाइड्रा, या आप 12th में देखोगे ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग कैसे होती है, तो हाइड्रा में एक उभार आ जाता है, तो मतलब एक बड टाइप का उभार बन जाता है, वो फिर धीरे धीरे हाइड्रा से अलग होके वो बड अलग हो जाएगा, फिर वो एक बड नया हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये होता है बडिंग। वैसे हमारा ये है प्लानेरिया में रीजनरेशन देखने को मिलता है। ये जस्ट एनिमल किंगडम में आप देखोगे प्लानेरिया, फ्लैटवर्म, ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। उसके बाद फंजाई, फिलामेंटस एल्गा और प्रोटोनिमा मास, इन तीनों में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब, यूनिसेलुलर अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो किंगडम मोनेरा, मतलब जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट की बात करें तो मतलब किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें आपके अमीबा आते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जो कि किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, ये मतलब इन सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे की क्या है, सिनोनिम्स है।
एक दूसरे के सिनोनिम्स। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स, ऑप्शन दे दिया जाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकेरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, बोथ ए एंड बी, या मल्टीसेलुलर यूकेरियोट। तो आप ऑप्शन करोगे बोथ ए एंड बी, यूनिसेलुलर यूकेरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। दोनों में, इन दोनों ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, मीन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। अब हमने ग्रोथ का करेक्टर तो देखा था कि इंक्रीज इन द सेल नंबर या इंक्रीज इन द मास, यही ग्रोथ के ट्विंस करेक्टर्स होते हैं किसी इंडिविजुअल्स में। अब यहाँ पे एक नोटिस करके इंसिडेंट लिखा है कि अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, कोई जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों टर्म वेरी क्लियर नहीं है। ये दोनों टर्म के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाए? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ टर्म यूज किया जाए कि रिप्रोडक्शन, इस बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। अब कई सारे, अब तो ये बात हो गई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकेरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म कैसे इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल, ये सब बात तो हो गई, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। उसमें आपके आएंगे, एक तो म्यूल आएगा, दूसरा स्टेराइल वर्कर बी, तीसरा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ये तीन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी हमारा डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं है, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक्सेप्शन आ जा रहे हैं। अब आगे लिखा है, ऑफ कोर्स कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन या रिप्लिकेशन करने में, खुद को रिप्लिकेट करने में कैपेबल नहीं होता है। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ कर सकता है। और वो ग्रोथ कैसी होती है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। चलिए, अब थर्ड फेज जो मोटे अक्षरों में लिखा गया है, बोल्ड अक्षर में, उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार आंख बंद करके बोलना है। एक खैर नॉर्मल चीज़ें, पूरी एनसीईआरटी की बात ऐसे ही करनी है। थर्ड है मेटाबॉलिज्म। अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब ही होता है, मेटाबॉलिज्म हम लोग 2 पार्ट पढ़ते हैं, एक कैटाबॉलिक, दूसरा एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब ब्रेकडाउन होना, बायोमॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना, और एनाबॉलिक का मतलब फॉर्मेशन होना। तो कुल मिला के इसमें केमिकल रिएक्शन की बात होती है मेटाबॉलिज्म में। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो आपके किंगडम मोनेरा से बिलोंग करे, प्रोटिस्टा से, फंजाई से, प्लांटी से या एनिमलिया से, कोई यूनिसेलुलर हो, कोई मल्टीसेलुलर हो, व्हाटएवर, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा 1000 ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ चलती रहती हैं। 1000 ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, 1000 ऑफ द केमिकल रिएक्शन हमेशा चलती रहती हैं, हमेशा रन करती रहती हैं। तो ये हो गया, यही होता है आपका मेटाबॉलिज्म। इंस्टेंट ने इसको थोड़ा सा लिखा है, ये देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं। हम चाहे अपनी बात कर लें, चाहे प्लांट की बात कर लें, चाहे बैक्टीरिया की बात कर लें, चाहे फंजाई की बात कर लें, सारे के सारे सभी की ऑर्गेनिज्म केमिकल से बने होते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें तो हम लोग का बेसिक यूनिट क्या होती है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती है सेल, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। लेकिन सेल किससे बनके बना होता है? बायोमॉलिक्यूल से। बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे क्या हैं? केमिकल ही तो हैं। तो इस प्रकार से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल से मिलकर बना होता है। ये केमिकल साइज में स्मॉल हो सकते हैं, छोटे बड़े साइज में कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी क्लास से बिलोंग कर सकते हैं, फंक्शन इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, कुल मिला के ये केमिकल ही होता है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, एक दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन आर मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये दिया है कि ये जो केमिकल्स होते हैं कॉन्स्टेंटली एक दूसरे बायोमॉलिक्यूल में चेंज होते रहते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन का कन्वर्जन है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन कन्वर्जन होता है, ये 1000 ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। सभी प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स मीन्स मोनेरा, सभी में मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट करते हैं, मतलब सभी में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होती है। आगे दिया है सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म।
तो ये हो गई मेटाबॉलिज्म की बात। लेकिन कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो। अब आगे की लाइन कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। आप मेटाबॉलिक रिएक्शन को बॉडी के आउटसाइड भी परफॉर्म कर सकते हो, सेल फ्री सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हो। और ये जो आउटसाइड द बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटसाइड अगर आप कोई आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा रहे हो, परफॉर्म करवा रहे हो, जैसे कि आप किसी टेस्ट ट्यूब बेबी में, सॉरी बेबी बोल रहा हूँ, टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, तो वो ना ही लिविंग की कैटेगरी में आएगा और ना ही नॉन लिविंग की कैटेगरी में आएगा, उस जस्ट सिंपल से केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। तो मेटाबॉलिज्म आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होता है और सभी लिविंग में होता है, इसलिए मेटाबॉलिज्म सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर हो गया विदाउट एनी एक्सेप्शन के। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या हो गया, तो ये ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, बस ये जस्ट एक केमिकल रिएक्शन है। अब ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, मतलब 9th में आपने जस्ट पढ़ रखा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, ये भी डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म की, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अगर लिविंग रहेगा तभी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कर सकेगा, मतलब सेल मिलकर टिश्यू बनाएगा, टिश्यू मिलेगा ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन मिलकर बॉडी बनाएगा, बॉडी मिलकर पूरी एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगी। तो ये पूरा का पूरा आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये भी डिफाइनिंग फीचर हो गया किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वही दे रखा है आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट या सेंस देयर सराउंडिंग और सेंस और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरनमेंट स्टिमुलस। मतलब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी होगी, फिर उस सराउंडिंग को सेंस करने के बाद उसको वो रिस्पॉन्स भी करेगा। अगर पॉजिटिव सराउंडिंग में जो, अगर उसका सराउंडिंग जो है या जो एनवायरमेंटल है उसके फेवरेबल कंडीशन है तो पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा, ना तो नेगेटिव रिस्पांस, मतलब रिस्पांस कुछ भी हो सकता है लेकिन रिस्पांस जरूर रहेगा। अब आगे दिया हुआ है ये जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है वो चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, अगर कोई भी टाइप का स्टिमुलस किसी भी ऑर्गेनिज्म को मिल रहा है, अगर वो लिविंग है तो उसका वो रिस्पॉन्स जरूर करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। आगे वही दिया है ये। अब हमारा जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट या सराउंडिंग को हम कैसे सेंस करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे सेंस करेगा, सेंस ऑर्गन के थ्रू। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम अपनी बात करें, तो हमारे पास जो सेंस ऑर्गन है, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन की हेल्प से हम लोग अपने सराउंडिंग को सेंस कर लेते हैं। तो वो हो गया हमारे सेंस ऑर्गन हो गए। ऐसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेंस ऑर्गन होते हैं अपने सराउंडिंग को सेंस करने के लिए और रिस्पांस करने के लिए हमारा ब्रेन तो है ही। ऐसे प्लांट भी रिस्पांस करता है अपने एक्सटर्नल फैक्टर को, लाइट, वाटर और टेम्परेचर के प्रति। अदर ऑर्गेनिज्म और पॉल्यूटेंट, इन सब के प्लांट भी रिस्पांस करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट हो, वो सेंस कर सकता है। फिर रिस्पांस भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस का रिस्पांस भी कर सकता है, कर सकता नहीं, करता ही है। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर, बात प्लांट और एनिमल। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल एंटर कर रहा है तो उसको वो हैंडल कर लेगी उसकी बॉडी। तो ये बात हो गई। तो सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सभी अपने सराउंडिंग के प्रति अवेयर होते हैं। बट एक अकेला बंदा ह्यूमन बींग है, हम लोग जो होते हैं, हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म, अकेले एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, मतलब खुद से भी अवेयर होते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो आप बोल सकते हो कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर हो गया। अब यहाँ पे कोमा पेशेंट की बात कर रखा है, फिर एक क्वेश्चन को पुटअप खुद इन्होंने किया है। अगर कोई ह्यूमन बींग है तो अगर वो कोमा में चला गया है, मतलब वो हॉस्पिटलाइज हो गया, कोमा में का मतलब उसका हार्ट, लंग्स, ये सारे के सारे मशीन के द्वारा सपोर्टेड हैं, उसका ब्रेन ऑलरेडी डेड हो चुका है, तो क्या वो पेशेंट सेल्फ कॉन्शियसनेस में नहीं है? तो पूछा क्या ये लिविंग है, या पेशेंट को आप बोलोगे लिविंग या नॉन लिविंग, क्या बोलोगे इसको? ये फिर यहाँ पे दिया हुआ है
कि जितने भी लिविंग ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइनिंग इंटरएक्शन properties of tissue are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cell means जितनी भी लिविंग फिनोमिना हैं ये इंटरएक्शन की वजह से होती हैं। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू चूँकि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, तो जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो सेल में नहीं होती है बल्कि ये अराइज होती है रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन से। जो सेल के बिटवीन इंटरैक्शन होता है उस सेल के इंटरैक्शन से ही टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे आगे आप बात कर सकते हो, टिश्यू मिलके बनाता है ऑर्गन, तो ऑर्गन की जो प्रॉपर्टी होती है वो टिश्यू में नहीं होती बल्कि टिश्यू के इंटरैक्शन में होती है। तो ये सारी दे रखा है आपका, तो ऐसे आप एक हायरार्की बना सकते हो। अभी लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन भी पूछा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा एक चीज़ जस्ट वेट, ये तो बात होगी कि इंटरेक्शन वाली बात होगी। इंटरेक्शन रिजल्ट इन द इमरजेंट प्रॉपर्टी एट ए हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया। अब आपको पता ही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है, ये आपको पता है ना, हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल मतलब सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरी बॉडी बना देती है, यही है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ द रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये बात हो गई, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ रेगुलेट कर सकता है और एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए वो कैपेबल भी होता है, उसका जो सिस्टम होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब लास्ट लाइन है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, मतलब जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट वाले, पास्ट वाले, फ्यूचर वाले, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक होते हैं बाय ए शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल। कॉमन जेनेटिक मटेरियल की शेयरिंग से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक करते हैं, लेकिन बट टू वेरिंग डिग्री। लास्ट लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा जाता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, किसके द्वारा? तो लिंक होते हैं बाय द जेनेटिक मटेरियल के द्वारा, शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल के द्वारा, मतलब अपने कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयरिंग करके, और डिग्री जो होती है इसकी वेरिंग डिग्री पे होती है, मतलब बट टू वेरिंग डिग्री। सीधे ONCERT का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर आप करोगे तो वहाँ पे सीधे मिलेगा। अब टॉपिक नंबर 1 यानी कि व्हाट इज द लिविंग से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है नीट में आए हुए और नॉर्मली जो ONCERT से बन सकते हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज द लिविंग का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि AIPMT में 2011 में पूछा गया है। इसको आप लोग सॉल्व करिए। पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स। मतलब एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक का मतलब इस करेक्टर नहीं पूछ रहा है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पूछ रहा है, ठीक है। तो लिविंग थिंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सा है? तो पहला पूछा एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन द विट्रो, नहीं, ये तो जस्ट एक सिंपल रिएक्शन है। इंक्रीजिंग द मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, तो इंक्रीजिंग द मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, तो अगर मास बढ़ रहा है तो ग्रोथ का दो करेक्टर था, इंक्रीजिंग द मास, इंक्रीजिंग द नंबर, तो आउटसाइड हो रहा था, इनसाइड भी हो रहा था, तो इनसाइड ओनली नहीं थी, ये भी नहीं है, ये भी रूल आउट है। परसेप्शन ऑफ द इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी, ठीक है। तो ये जो यही होगा आपका कि जो इन्वायरमेंट, चूँकि एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, सराउंडिंग इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी होती है, फिर उसको रिस्पॉन्स भी कर सकता है, उसको मेमोरी भी बना लेता है। तो ये सिर्फ लिविंग बीइंग के अंदर होता है, नॉन लिविंग के नहीं होता है, ठीक है। ग्रोथ लिविंग बीइंग के करेक्टर है लेकिन डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है, एक्सक्लूसिव करेक्टर नहीं है, तो ये एक्सक्लूसिव करेक्टर की बात हो रहा है। तो ये जो इंक्रीज इन द मास बाय एक्युमुलेशन ऑफ द मटेरियल बाथ ऑन द सर्फेस एज वेल एज इंटरनली, ये ग्रोथ का करेक्टर है, स्वाभाविक सही बात है, बट ये ग्रोथ जो होता है वो एक्सक्लूसिव करेक्टर नहीं है लिविंग का, ओके। तो पहले का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द लिविंग से टॉपिक से, ये भी आपका AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। पूछा है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली, अगेन अनएक्सेप्शनली पूछ रहा है, अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग
ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, मतलब पूछ रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को विदाउट एनी एक्सेप्शन आप नॉन लिविंग थिंग से कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, किस बेसिस पे, किस एबिलिटी के बेसिस पे। पहला दे रखा है इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, नहीं इन्वायरमेंट के प्रति इंटरएक्शन। तो इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन लिविंग का भी होता है, नॉन लिविंग का भी होता है, दोनों का इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये आप इसके बेसिस पे नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इंटरेक्शन तो दोनों का होगा, लिविंग का भी नॉन लिविंग का। हाँ, लेकिन अगर पूछता रिस्पॉन्स अगर यहाँ पे लिखा होता तो फिर ये लिविंग का होता, नॉन लिविंग का नहीं होता। रिस्पॉन्स सिर्फ लिविंग करता है, नॉन लिविंग नहीं। इंटरेक्शन दोनों का होता है, लिविंग का भी इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन है और नॉन लिविंग का भी इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई नॉन लिविंग माउंटेन है, सपोज दैट स्टोन है, कोई पत्थर है, पत्थर का क्या उस पर लाइट या टेम्परेचर का असर नहीं पड़ेगा, लाइट या टेम्परेचर का इंटरेक्शन उसके साथ नहीं होगा। पत्थर का इंटरेक्शन टेम्परेचर के भी साथ होगा, सनलाइट के भी साथ होगा, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ऐसा नहीं इन्वायरमेंट के साथ तो इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ये रूल आउट हो गया। सेकेंड रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन भी नहीं बोल कर सकते हो आप, रिप्रोडक्शन भी एक्सेप्शन है ना इसमें भी, तो ये भी नहीं होगा। ग्रोथ एंड मूवमेंट, ये भी नहीं होगा। ग्रोथ लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में, दोनों में भी ग्रोथ होता है। बट ग्रोथ जो होता है वो लिविंग में इंट्रिंसिक होता है और नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक होता है। हाँ, रिस्पॉन्स टू टच, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होगा, नॉन लिविंग में नहीं होगा, और विदाउट इन एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है इसमें, तो दूसरे का आपका डी करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद द, अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको ये बोलेंगे कि सेलुलर लेवल ना, लेकिन ये गलत है। बायोलॉजिकल गलत इसलिए है, देखो ऐसा नहीं, प्रूफ के साथ गलत, कैसे गलत है। सेल से स्टार्ट होता है, ठीक है, सेल मिलकर बनाता है टिश्यू, ये सबको पता है, लेकिन सेल किससे मिलकर बनाता है? सेल मिलकर बनाता है बायोमॉलिक्यूल से। बायोमॉलिक्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और लिपिड से, ये सारे। अब बायोमॉलिक्यूल भी आप लोग पढ़ते हो, जब आप चैप्टर नंबर इसी में पढ़ोगे 11th बायोलॉजी में, एक चैप्टर बायोमॉलिक्यूल पढ़ोगे साइटोलॉजी यूनिट में, यूनिट नंबर 3 में, तो वहाँ पे जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं उससे मिलके बनता है सेल। अब जो आपके बायोमॉलिक्यूल होते हैं ना, वो सब माइक्रोस्कोपिक बायोमॉलिक्यूलर लेवल के होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल के होते हैं। तो तीसरे का आपका टी करेक्ट।